Started, sir. Started. Yes, sir. Thank you, sir. Hey, चलो अच्छा, तो बेसिकली ये वाला क्लास कंपनी लॉ का क्लास, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में ना सर, हम लोग अभी जिस एरिया में बातचीत कर रहे हैं, ये बेसिकली कंपनी मीटिंग्स के नाम पे ये टॉपिक चलता है। इसलिए ये पूरा सीए इंटर, सीएमए इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी कोई कोई जैसे कि सीए फाउंडेशन में टॉपिक कभी कभी हल्का सा पूछता है, या फिर सीएस एंट्रेंस में हल्का सा एरिया है। थोड़ा नॉलेज ले लेना जिनका भी एंट्रेंस है, अब अलग से थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में, ठीक है। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर आज का टॉपिक है कंपनी मीटिंग्स, ठीक है। मीटिंग माने यहाँ पर बहुत सारा, इस पूरा चैप्टर का नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एज ए बेसिकली ये काम मेनली कंपनी सेक्रेटरी को ही करना होता है, बट जानना सबको होता है। मैंने एक चार्टर्ड सीएमए सबको जानना है कि भाई कैसे ओवरऑल होता है। बट हाँ, इसका अगर आप मुझसे पूछोगे सर ओवरऑल हैंडल कौन करता है, तो जेन्युइनली सीएस करता है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी मीटिंग्स का एरिया या फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, यहाँ पर हमें एक्चुअली जानना पड़ता है कि कंपनी को मैनेज करने के लिए लीगल, कौन सा मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट, ठीक है। एमबीए वाला मैनेजमेंट, एमबीए वाला मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि वो बिजनेस को ओवरऑल देखता है, बिजनेस को ग्रोथ करने में, बिजनेस का मार्केटिंग, फिनांस, सब चीज को देखता है। वो कोई लीगल मैटर नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग करना चाहिए। बट सीएस का काम यहाँ पर बिजनेस का ग्रोथ, बिल्कुल, बट यहाँ पर ग्रोथ के बारे में ज्यादा सीएस का काम, ग्रोथ के लिए बाकी और भी लोग, इनका काम है ग्रोथ में हेल्प करना, बट विथ ट्रांसपेरेंसी एंड लीगलिटी। बात समझे। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रूल के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेस का सारा लीगल मैटर्स सीए, सीए, सीएमए तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, फ्रॉम फैक्ट्री टू एडमिनिस्ट्रेशन। से फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी के बारे में आप लोग नाम सुने, सुने हो ना? रिलायंस के बारे में सुने, चाहे टाटा हो या रिलायंस। अच्छा, तुम तो जमशेदपुर से बिलोंग करते हो, तो पूरा जमशेदपुर ही टाटा का है ना। इंडिया का ओनली कंपनी जिसके पास पूरा एक शहर है। यस सर। ऐसे रिलायंस के पास भी एक शहर है, शहर का नाम है जामनगर, गुजरात, ठीक है। मैंने पूरा एक शहर, मैंने कोलकाता जितना बड़ा शहर रिलायंस के पास। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं है। जमशेदपुर तो ऑब्वियसली पूरा जमशेदपुर फुल उसका मैंने सिस्टम मेंटेनेंस सब कुछ कौन करता है? टाटा ही तो करता है। जमशेदपुर का पूरा कंट्रोलिंग, जमशेदपुर स्टेशन का नाम है टाटा नगर। और टाटा नगर स्टेशन से जैसे ही उतर के अंदर जाओगे, जैसे ही स्टेशन से बाहर आ जाओगे, आप क्या बोलोगे? जमशेदपुर। स्टेशन का नाम है टाटा नगर और जगह का नाम है जमशेदपुर। पहले वो एरिया ट्राइबल्स बेल्ट था, बट अभी जब से टाटा, अभी ने मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स हो गया, 1911, ऑलमोस्ट 1911, जब टाटा वहां पर था। हाँ, पॉइंट क्या है, जमशेदपुर में फैक्ट्री किस चीज का? स्टील का, गाड़ी बनाने का। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीस्को, टेल्को, हिंदको, डेनको, भट्टी, है ना। पर टाटा जितना भी चीजें मोटा मोटी बनाते हैं, सभी प्रोडक्ट जमशेदपुर में ओवरऑल बनते हैं। अच्छा, वहां पर फैक्ट्री है, वहां पर सीए भी है, सीएमए भी है, सीएस, बट मेनली उसका कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे पहले बना था कोलकाता। कोलकाता में कभी जाओगे, हम लोग, मैं बचपन में जब कोलकाता में पापा के साथ घूमने आते थे, तो उस टाइम पे कोलकाता का सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग था टाटा सेंटर, 27 स्टोरी बिल्डिंग था। और ऑन दैट टाइम इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग था टाटा सेंटर, 27 स्टोरी बिल्डिंग। ये मेरा बचपन का याद है।
और उस टाइम पे तो इतना मोबाइल एक्सेट्रा था नहीं, तो बाकी और कौन से स्टेट में सिटी में बड़ा बिल्डिंग था मुझे इतना नॉलेज नहीं, बट मैं सुना हूँ मुंबई में काफी ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था। अभी भी मुंबई सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग बना रहा है, बट अभी इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग कोलकाता में ही है, T42। T42 भारत का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कोलकाता, 65 स्टोरी अभी भी मैंने एक्टिव हो चुका है। लेकिन मुंबई में भी बन रहा है ऑलमोस्ट कितना 85 स्टोरी, 85 स्टोरी बिल्डिंग मुंबई में बन रहा है, वो बन जाएगा तो फिर ये 65 और नहीं रहेगा। उसका नाम D42 है। हमारा पुराना सीए का जो ऑफिस है वहीं पर, एकदम वहीं पर मैदान मेट्रो स्टेशन बोल के मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में बाहर निकलेगा, ऐसा करके मुंडी उठाएगा दिख जाएगा D42। इवन कोलकाता का ड्रोन भी तुम देखेगा ना, वो D42 जरूर आएगा। बहुत ऊंचा है, सीरियसली बहुत ऊंचा, जो भी हो। तो टाटा सेंटर उस टाइम पे सबसे ऊंचा बिल्डिंग में से एक माना जाता। तो मैं यहाँ पर बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, हाँ बोलिए संजीत बिल्डिंग जी बोलिए। जैसे टाटा स्टील का ऑफिस का बैक साइड में ही है सर। हाँ हाँ वही मैं बोल। 42। तो मेरा कहने का मतलब है फैक्ट्री जमशेदपुर में, ऑफिस कोलकाता में, या फिर हेड ऑफिस मुंबई में, है ना। अभी मुंबई चला गया, सारा सारा हेड ऑफिस मुंबई चला गया, कोलकाता सब छोड़ रहा है। चल जा सब चल। इवन आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता था, एक स्पेशल जो बैंकिंग सिस्टम का हेडक्वार्टर एकदम गंगा किनारे, मिलेनियम पार्क के जस्ट ऑपोजिट में। देखे हो, देखे हो। हाँ, वो स्टेट बैंक का हेड ऑफिस है, सिर्फ ईस्टर्न नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया का हेड ऑफिस। उसको भी किसके पास है, 42 पास से टाटा नहीं, हाँ 42, हाँ 42 পাশেই ही हो, একটু কাছাকাছি কাছাকাছি ওই রেঞ্জেই আছে টাটা সেন্টার, ওইখানেই আছে 42 কাছাকাছি চৌরঙ্গি লেন, ওই কয়েকটা পরপর আছে, চ্যাটার্জি इंटरनेशनल, उसके बाद एक टाटा सेंटर, सब लगातार। आईटीसी का हेड ऑफिस, अमेरिकन सेंटर, अमेरिकन सेंटर माने अमेरिकन फॉरेन एम्बेसी, सब लगातार है। वो कोलकाता का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। सर वो 42 सर कॉर्पोरेट ऑफिस है क्या किसी का? नहीं नहीं, रहने का घर है, कॉर्पोरेट रहने ऑफिस का नहीं घर है। है? हाँ खरीद सकते हो आप, खरीद नहीं क्या? 42 खरीद सकते हो जब भी उसको। मैं बेसिकली जिस पॉइंट से इस बात को छेड़ा, मैंने इस बात को जो उठाया, इसके पीछे मेन रीजन है कि फैक्ट्री में चीजें बना, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा रहा है ऑफिस में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, पूरा लीगल मैटर्स जो सरकार ने बोल के रखा है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसके तहत बिजनेस को रन करा। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर सीएमए का उतना काम है, सीएमए का काम ज्यादातर फैक्ट्री लेवल पे जो ऑफिस है वहां पर। सीए दोनों जगह में हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, मैंने फैक्ट्री एंड फैक्ट्री रिलेटेड ऑफिस वहां पर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो। सीए का जगह बोलबाला सब जगह, सीएस का फैक्ट्री में काम नहीं, समझ रहे। सीएमए और सीएस का जगह समझ, सीएमए एकदम कोर फैक्ट्री लेवल में काम करेगा जनरली, मैंने एक बेसिक मैंने ट्रेडिशनल बात कर, आजकल बहुत वर्सिटिलिटी आ चुका है, लेकिन एक ट्रेडिशनल है। और सीएस का काम क्या है, ऑफिस में वहां बैठ के क्या देखेगा, सारा रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी मैनेज करना, कंपनी चलाने का सिस्टम, शेयर होल्डर से मीटिंग करना है, बोर्ड का मीटिंग होगा, माने मालिक लोग मीटिंग करेगा, मैनेज मालिक लोगों के साथ शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा। मीटिंग क्यों होता है, कंपनी अपने बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में अपने शेयर होल्डर से बात करे, है ना। जो भी डिसीजंस वो लेगा वो शेयर होल्डर को बोलेगा कि भाई हम अपने बिजनेस के बारे में ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो, अपना ओपिनियन दो, जरूरत पड़ने से वोट होगा, वोट में अपना फेवर, वोट अगेंस्ट में वोट दे सकते हो। सर हम लोग भी जा सकते हैं, हाँ शेयर होल्डर होते ही तुम कहीं पर भी जा सकते हो। सर कैसे पता चलेगा, ईमेल करेगा, अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर रहोगे कंपनी तुमको ईमेल करेगा मीटिंग के बारे में, पहले चिट्ठी भेजता था, अभी ईमेल कर दो, फिर तुम मीटिंग में जा सकते हो, मीटिंग सुन सकते हो।
सर क्या हम वोट भी दे सकते हैं? सर नॉर्मल 2-4 शेयर होल्ड करके वोट देके क्या करोगे? जनरली अगर आपके पास कम से कम 1% शेयर हो तो आपका वोट का कुछ मतलब बिल्कुल होता है। और 1% अगर मानो रिलायंस में किसी का 1% शेयर होल्डिंग है, मैंने आपको अगर मैं रिलायंस का टोटल मार्केट कैपिटल बताऊं और उसका 1% करोगे तो ह्यूज। रिलायंस के बिजनेस का 1% जिसके पास है वो इस ग्रह का नहीं होगा, वो दूसरे ग्रह में चल जाएगा। सर कितना है रिलायंस का मार्केट कैपिटल? रिलायंस कैपिटल, अरे बाबा, 19,821.72 बिलियन, माने 19.82 ट्रिलियन। अब इसको कन्वर्ट करना होगा इंडियन रुपीस में। 19.82 ट्रिलियन माने हम बोल सकते हैं 20 ट्रिलियन, है ऑलमोस्ट। तो अब तुम इसको कन्वर्ट करो। अच्छा, मार्केट कैपिटल इन करोड़। सर इतना मार्केट कैपिटल कितना हो रहा है? 19,35,955 करोड़। यानी यू कैन से दैट इट्स ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़। इतना मार्केट कैपिटल है रिलायंस का करंट मार्केट। अब 20 लाख करोड़ का तुम 1% निकाल। 20 लाख करोड़ का 1% करोगे, बहुत अमाउंट। तो अगर आपके पास रिलायंस का बिजनेस का कैपिटल का 1% शेयर भी है तो आप समझ लो आप कौन हो। तो समझे, खेल नहीं है, हकीकत है, कोई कहानी नहीं है सर, हार्डकोर ट्रूथ ना हो। छोड़ो सर, आपको मैं ये सब बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा था कि सर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने कि कंपनी अपने आप को किस तरीके से मैनेज करता है। सर कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट कौन सा है सर, कब आया? 2013। मैंने एक्चुअली कंपनीज एक्ट बहुत पुराना है। पहले हमारे देश में पहले पहले हमारे देश में 1956 वाला एक्ट हुआ करता था। मैंने एटलीस्ट फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग 1956 कंपनीज एक्ट फॉलो करते थे, और अभी हम लोग 2013 कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं। सर क्यों? सर बहुत सारा चेंजेस आ गया सर, और भी लॉ में चेंजेस आया है पर उतना ज्यादा नहीं। समझ रहे हो? एक सेकंड। क्या बोल रहा था मैं अभी, क्या बोल रहा? पुराना सुनी वाला नहीं। एक्ट और नया एक्ट में डिफरेंस। हाँ हाँ, अरे बाबा बोलिए संजीत जी, क्या बोला मैंने? ओल्ड रूल्स और पुराना वाला एक्ट में हिसाब में डिफरेंट हाँ हाँ पूरा है। हाँ हाँ। ओल्ड रूल और न्यू रूल में क्या डिफरेंस? पहले कौन सा रूल था? 1956। अभी कौन सा रूल है? 2013। तो 2013, अभी हम लोग 56 और पढ़ते नहीं है, 2013 को ही पढ़ते हैं। चेंजेस बहुत सारा, अमेंडमेंट आ गया, कंपनी चलाने का सिस्टम में बदलाव आ गया, मॉडर्न हो गया बिजनेस बहुत। जितना रूल पुराना था उसके हिसाब से कंपनी मैनेज करना मुश्किल हो रहा। तो 2013 में एक्ट लाके फिर मोटा मोटी 2014 ऑनवर्ड्स सारा रूल लागू हो गया, और धीरे धीरे पुराना रूल खत्म करके न्यू रूल लाए। बेस वही है, बस काफी, लेकिन हाँ काफी चेंज आए इसलिए, और इसको अमेंड करके नहीं पढ़ाया गया, एकदम न्यू एक्ट ही लाया। जैसे और भी लॉ आप लोग पढ़ते हो, लाइक बिजनेस लॉ कब बना? 1872, ब्रिटिश पीरियड का लॉ टाइम पे बना। क्या उसका, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि 2013 बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहे क्या? नहीं ना।
क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉ जिस हिसाब से बना हुआ है और उसमें जितना भी जरूरी अमेंडमेंट है उससे बात बन जा रहा है, तो फालतू लॉ बना के अमेंड करके झमेला सरकार नहीं ले। एक एक्ट आता है सेल ऑफ बोर्ड्स 1930, वो भी जितना है उसमें जितना भी अमेंडमेंट होके चल रहा है काफी है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक देश में कोई पर्टिकुलर लॉ को लागू करने में, चलने में या कोई हैम्पर नहीं हो रहा है सिचुएशन, तब तक सरकार उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते, तब तक सरकार उसमें कोई चेंजेस। लेकिन जब जैसे कंपनी चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो लेना तुम्हें कंपनी चलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए क्योंकि कंपनी इकोनॉमी का बेस है ना सर, इसलिए इसमें डायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए सरकार ने इस पर चेंज कर। अब चलो मैं सीधा मुद्दे पे बात करूं। ये पर्टिकुलर जो लॉ है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कंपनीज एक्ट के अंदर कहां से कहां तक में बोला गया है सर? सर ये जब भी आप लॉ पढ़ोगे इट्स ऑलवेज अबाउट सेक्शंस, ठीक है, कि भाई कौन से सेक्शंस में इस पर्टिकुलर मैटर में। तो इसमें बोला है सर सेक्शन 88 से लेके 122 के अंदर, ठीक है। तो किसी का म्यूट नहीं है, थोड़ा कर दीजिए ना संजीत जी। अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक। तो 88 से 122 ये ओवरऑल सेक्शंस के अंदर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोला है। एग्जाम पर्पस में अगर देखा जाए, स्पेशली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड इंटरमीडिएट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है सर सेक्शंस, यहाँ से बहुत सवाल होता है। अब इस सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंपनी अपने आप को मैनेज जो करेगा, इसके लिए कंपनी को कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा इसका दो हिस्सा है, एक है सर ओवरऑल कंपनी क्या है, कंपनी चलाने के लिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, दो हिस्सों में ये पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपनीज एक्ट। एक हिस्सा जिसमें ऑलरेडी मैं एक बार कवर किया, फिर से कवर करूंगा, जिन लोगों का नहीं हुआ है बाद में करेगा। एक हिस्सा ये वाला है जहां पर आपको कंपनीज के बारे में ये सब चीजें बताया जाता है, कंपनी का कुछ डेफिनेशंस, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मैंने एक कंपनी बनाने का प्रोसेस, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी या फिर मार्केट से किसी से पैसा लेने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, ठीक है। जैसे पिछले वाला क्लास में जो शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट लॉ का क्लास चल रहा था, मैं बोल रहा था कि प्रॉस्पेक्टस इशू करके मार्केट में कंपनी अपने बारे में बोलता है, फिर जिसको भी कंपनी का शेयर परचेज करना है वो प्रॉस्पेक्टस रीड करके कंपनी को पैसा देता है, उसका रूल्स रेगुलेशंस। कंपनी बेसिकली पैसे के नाम पे शेयर एंड डिवेंचर्स उठाते हैं, तो उसका रूल्स रेगुलेशंस। कंपनी लोगों से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, एफडी, वैसे कंपनी में डिपॉजिट रखते हैं, उसका रूल्स रेगुलेशंस। कंपनी लोगों से पैसा लेता है बिजनेस करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करते हैं कि अगर बाई चांस कंपनी किसी का पैसा रिपे नहीं कर पाया तो कंपनी अपने एसेट्स उसके नाम पे माने सिक्योरिटी रखता है। बाई चांस अगर कंपनी बंद होने के सिचुएशंस में आ जाता है तो कंपनी ऐसे हालत में क्या करता है, वो जो भी एसेट्स माने जिसका भी पैसा रिपे नहीं कर पाएगा उसको अपना एसेट बेच के वो पैसा रिपे कर, इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएशन। रिसेंटली एक बार मैं ये सब टॉपिक डिटेल्स में बातचीत किया, जिसका नहीं हुआ है बाद में करेगा या फिर बैकअप से ऐसे ही तो आराम से देखते सकते। ये एक हिस्सा है कंपनी चलने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अभी हम लोग एक दूसरे हिस्से में बात कर रहे हैं, यू कैन से दैट इट्स अनदर पार्ट ऑफ कंपनी। ये पूरा बिजनेस एंड पैसा का बात है। ये जो एरिया है मैंने पैसा रेज करना एंड पैसा रिलेटेड मैटर्स, मैंने कैपिटल रेज करना एंड कैपिटल रिलेटेड मैटर्स इस पर्टिकुलर एरिया में कवर अप। अनदर हिस्सा जो है वो पार्ट 2, जो या फिर आप बोलोगे कि कंपनी मैनेज करने का दूसरा पार्ट, ये एरिया कंपनी का मैनेजमेंट का एरिया, जिसमें अभी हम लोग बात करें सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसके लिए भी कुछ लॉ बना हुआ है। कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसके लिए कुछ लॉ बना हुआ है। कंपनी में ऑडिटर्स आते हैं ना, ऑडिटर जो आएगा या ऑडिट करने का नियम वो क्या है, वो एक अलग मैटर है। अगर किसी को देश के बाहर कंपनी, मैंने देश के बाहर अगर किसी का कंपनी है, सेम इंडिया का ही कोई कंपनी अगर देश के बाहर है, तो उसके लिए इंडियन मार्केट में क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे इन्फोसिस एक्सेट्रा, ये कंपनी इंडिया में तो है पर इसका कंपनी बाहर भी है, तो उनके लिए कुछ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ मैटर्स आपको
करंट जो एरिया है इसमें बताया। इट्स अनदर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट। फिलहाल फोकस करो इसमें, बाकी चीजों में धीरे धीरे जैसे जैसे मौका आएगा बोलते। ठीक। तो ये जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे सर, यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कंपनी अपने आप को मैनेज कर। चलो एक काम करते हैं, सीधा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मुझे जैसे किताबी बात करने का अच्छा ही नहीं, वास्तव में कहाँ है ढूंढते रहते हैं। देखो ये रिलायंस का मीटिंग का ये नोटिस का डिटेल्स, मीटिंग का नोटिस। बचपन में आप लोग स्कूल का नोटिस नहीं लिखते थे? नोटिस राइटिंग, स्कूल नोटिस देता था कि कल स्कूल बंद रहेगा, सरस्वती पूजा में सबको आना है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, गार्जियन मीटिंग है, गार्जियन को जाके बोल देना, मीटिंग में क्या डिस्कशंस होगा। हाँ, तो स्कूल जैसे नोटिस देता था, वो भी बच्चा लोग नोटिस देख के नोटिस बोर्ड में नोटिस लगता था। फिर आप जाके घर पे बोलते थे कि पापा ऐसा है, पापा ऐसा है। फिर पापा पहुंच जाते थे। हाँ सर। फिर रिजल्ट खराब होता है तो और चिंता। हम लोग के टाइम पे अच्छा था, हम लोग तो सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट है, भेड़ बकरी की तरह पढ़े हैं उधर। आप लोग जैसे इतना सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़े नहीं है। कोई कह रहे नहीं, हम लोग तो ऐसे ही चप्पल पहन के स्कूल चल जाते थे। ठीक है, टीचर अगर ज्यादा मारता था स्कूल भाग से चले जाते थे। फालतू एकदम एकदम बेकार चीज, इनडिसिप्लिन। सरकारी स्कूल में ऐसा ही है। पर जब पकड़ में आ जाते थे इतना मारता था जैसे इंसान ही नहीं। मैंने कम से कम इंसान इंसान को ऐसे नहीं मारेगा। एक फिजिक्स का टीचर था, इतना मारता था। एक और लाठी होता है ना, छड़ी जिसको बोलते हैं, इतना मारता था, इतना मारता था, मन करता था लाठी लेके उसी को मार। मैं तो किसी तरह से मैं खेलता था थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे, और सिर्फ बहाना मारता था। खेल अगर उस दिन कैंप में नहीं था खेल का, फिर भी हम कैंप से एक स्पेशल चिट्ठी लेके आ जाते थे, सर देखिए कैंप था। फिर भी नहीं छोड़ता। आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होगा, हाँ थोड़ा सबके सामने इंसल्ट होगा, सोफिस्टिकेटेड वे में गार्जियन को बुला के दो चार बात सुना देगा। हम लोग ऐसा दो चार बात करके जगह क्या मारो। हेडमास्टर ऐसा था, अगर कभी ऐसा कुछ कुछ भी बदमाशी होता था, सीधा रास्ट्रिकेट, तुम कल से स्कूल नहीं आएगा। कोई बात की जगह ही नहीं, सीधा स्कूल नहीं आएगा तुम कल से। स्कूल में जो गेट कीपर होता है उसको बोल रही ये लड़का को घुसने नहीं देना। गार्जियन से भी बात नहीं करेगा। कुछ नियम कानून कुछ नहीं। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्कूल में नोटिस जैसे आपको एक आदत का सा था, वैसा ही नोटिस कंपनी भी भेजता है। तो कंपनी नोटिस सुन के कुछ ऐसे आसमान से नमक टप, ऐसा नहीं कि आसमान से सर नोटिस कंपनी, कुछ नहीं सर। वही जैसे स्कूल भेजता था गार्जियन के लिए, ऐसा कंपनी भेजता है शेयर होल्डर्स। हाँ, स्कूल का मैट्रेस अलग होता है स्कूल के जैसा, कंपनी का मैट्रेस कंपनी के जैसा। अब आपको बस इतना जानना है कि कंपनी करता है। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। देखो नोटिस किस लिए दिया जा रहा है, ये कब का बात है, कोई डेट दिया है क्या? हाँ 2024 का नोटिस। इट इज हियर बाय गिवन दैट द 47th एनुअल जनरल मीटिंग पोस्ट आईपीओ, पोस्ट आईपीओ माने जब कंपनी शेयर मार्केट में नहीं आया था, उससे पहले बोलता था प्री आईपीओ। ऐसे रिलायंस बहुत दिन पहले शेयर मार्केट में आ चुका है, तो
इसे पोस्ट आईपीओ मीटिंग, माने ये प्राइवेटली नहीं हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में। कहाँ हो रहा है? सेकेंडरी। तुम लोगों को तो पता चल गया सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। ये लोग अलग से शेयर मार्केट लॉ पढ़ता है ना सीएस वाले, इसलिए उनको थोड़ा मौका मिल जाता है। सर हम लोगों को भी बताओ। नहीं नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जाओ। पोस्ट आईपीओ मैंने इतना समझ लो कि कंपनी स्टॉक मार्केट में जब लिस्टेड हुआ था उससे पहले का सिचुएशन अलग, और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद का सिचुएशन अलग। ये देख सर, इसलिए मैं तुम लोग कुछ देर पहले बोलता था ना, पढ़ाने के टाइम पे एक ही चीजें घुमा फिरा के मेरे को हर क्लास में बोलना पड़ता है, मैं खुद बोर हो जाता। अभी 2 मिनट पहले मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैं एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसी टॉपिक में गया था। अब यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ एक टॉपिक है, थोड़ा अलग चीज है, मुझे सेम जगह में जाना पड़ा, फिर से वही शेयर मार्केट का बात करना। मुझे कभी कभी मन करता है जीरोधा, मैं जो जीरोधा से यूज करता हूँ सर, और कुछ नहीं, आप कहीं कहीं से भी देख सकते हो। तो कुछ देर पहले मैं दिखाया था, ऐसे एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने जा रहा है, क्या नाम था? एचडीबी फाइनेंस। एचडीएफसी बैंक का एक सब्सिडरी है, बहुत बड़ा पैसा मार्केट से उठाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ प्रोसेस। क्या लिखा है? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, आईपीओ। ये आईपीओ क्या है, ये सब बातें हम लोग कंपनी लॉ के क्लास में प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था उसमें पढ़ चुके। वो प्रोस्पेक्टस जब पढ़े थे तब भी आईपीओ पढ़ चुके। इसका मतलब इतना होता है सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है इसका? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है या पब्लिक लिस्टेड होता है, जब लोग स्टॉक मार्केट का कंपनी का शेयर ऐसे ही खरीद कर सकते हैं। जब नॉर्मल लोग शेयर मार्केट का जो कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जब वो ऐसे ही उस शेयर को ऑटोमेटिकली मार्केट में बाई सेल कर सकते हैं, तो आप समझ लेना कि वो स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में आ गया और प्राइमरी मार्केट में नहीं। ये आईपीओ से पहले अभी एचडीबी फाइनेंस का शेयर अगर किसी को लेना है तो वो मैंने ओपन मार्केट में अवेलेबल, अभी भी इस कंपनी का मार्केट में शेयर है, लेकिन इसका शेयर होल्डर इंटरनली डिसाइड होता है कि कौन इसका शेयर होल्डर होगा। पब्लिकली कोई भी आके कंपनी का शेयर परचेस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ये शेयर 1 जुलाई 2025 के बाद लिस्टेड हो जाएगा, फिर ये शेयर ओपन मार्केट में आ जाएगा। जैसे रिलायंस वगैरह का शेयर मार्केट में अवेलेबल है, एचडीबी फाइनेंस का शेयर भी मार्केट में अवेलेबल, फिर कोई भी उसको मार्केट रेट में परचेस सेल कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा था वहां पर मीटिंग में, नोटिस में? पोस्ट आईपीओ, मैंने कंपनी का आईपीओ आ चुका है, यही बोलने के लिए ये बात किया जाए। मैं ओरिजिनल नोटिस दिखा रहा हूँ आपको, कोई मैंने नहीं बनाया, ओरिजिनल रिलायंस के वेबसाइट से निकाल के दिखा रहा हूँ सर, रिलायंस के वेबसाइट से निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक, जो मीटिंग का बात मैं कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ा जाता है। मीटिंग्स कैसे होगा, प्री रिक्विजिट ऑफ ए मीटिंग, फोरम, चेयरमैन, वोटिंग, इसमें नोटिस भी आता है, आगे आ जाएगा नोटिस। ये जैसे प्री रिक्विजिट है ना, तो मीटिंग करने से पहले नोटिस देना पड़ता है, मीटिंग करने से पहले नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पर नहीं बोला, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना दिखाई देगा। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। प्री रिक्विजिट ऑफ ए मीटिंग आ गया। जैसे ही प्री रिक्विजिट ऑफ ए मीटिंग बोला, क्या आ गया सबसे पहले? क्या आ गया? ये नोटिस देने के बारे में कंपनीज एक्ट के किस सेक्शंस में बोला है? ऐसे तो ये ओवरऑल चैप्टर्स 88 से लेके 122 तक का सिचुएशंस कवर करता है। नोटिस के बारे में कहाँ बोला गया? 100 नंबर एक, 100 नंबर एक मैंने 101, 101 नंबर, है ना सर? ये नोटिस में क्या होता है वही तो दिखा रहा हूँ, पढ़ना काहे को, देख लो, किताब देख के फालतू में लोड लेते रहते हैं। बुक्स देख के डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत है।
मुझे भी लगता है बुक्स देखने से ही डर लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स को बुक्स मत पढ़ाओ ही मत। मैं अगर एजुकेशन मिनिस्टर हूँ तो मैं किताबें उठा देता। किताब देख के बच्चा लोग डरता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, किताब मत देखो, बच्चा ऐसे ही सीखेगा। फिर जब सीख जाएगा ना, फिर बच्चा बोलेगा सर पढ़ने के लिए कुछ होगा। सीरियसली, चीज समझ में आ जाएगा ना, फिर उसको और इच्छा पड़ेगा कि भाई इसको और स्टडी करना है, कहाँ से करे, फिर वो किताब ढूंढे। बट पहले किताब का बोझ मत दिया। इमीडिएटली ये किताब से पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, और ढूंढ ढूंढ के ऐसा टीचर रिक्रूट करना चाहिए एकदम केजी स्कूल से, जो टीचर बिना किताब का बच्चा को पढ़ा। हाँ, बिना किताब का नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर तुम एक KG 1 का टीचर बनोगे तो KG 1 का जो भी सब्जेक्ट्स है वो किताब तुम पढ़ लो, फिर उस किताब से जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको तुम एक बार प्रैक्टिकली फील करो। से फॉर एग्जाम्पल बच्चा को एक कविता पढ़ा रहे हो, एक मैथ्स करा रहे हो, तो उस चीज को तुम अपने दिमाग में हाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा थोड़ा उस किताब को बस ऐसे देखने के लिए। जैसे मैं जनरली पढ़ाने के टाइम पे किताब को बस देखता हूँ, पढ़ाता किताब से नहीं। पढ़ाता हूँ क्या, मैं किताब को बस देख लेता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, वो इतना मेमोरी में कौन रखेगा, क्या चीज समझाना। तो ऐसे ही KG 1 का टीचर ही तो ऐसे ही पढ़ा है। किताब देख देख के टीचर क्या पढ़ाए, किताब का मतलब समझाओ। एक पोइट्री समझाओगे, पोइट्री समझा दो, बच्चा ऐसे ही याद रखेगा उसको। फिर उसको किताब का बोझ नजर नहीं है, वो बिना किताब का भी अपने आप को बना सकता है। और ये सब माइंड सेटअप बचपन से बन जाए तो फिर आगे आके इतना मुश्किल फील नहीं है। स्टूडेंट जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है लाइक CSE रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब घर पे किताब आता है, पहले तो बहुत खुशी आता है, नया नया किताब का जो खुशबू आता है वो बड़ा अच्छा लगता है। यस, आई नो दैट। नया किताब का खुशबू बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव फील आता है, ऐसा लगता है कि किताब में ही सो जाऊं। हाँ, सच बोला। फिर वही किताब बोझ बन जाता है। एग्जाम कुछ दिनों के बाद उसका पेज जब तुम थोड़ा सा ऐसे पलटना स्टार्ट करोगे, और फिर अगर तुमको वो किताब पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर वही किताब कहाँ पढ़ा रहेगा, ढूंढ के देखेगा तक नहीं। और वही किताब जब फर्स्ट टाइम तुम लेके आए थे या तुम्हारे घर पे पोस्ट किया गया था बाई पोस्टल, तब तुम उसको लेके जैसे ऐसा है कि जिंदगी मिल गया, फिर बाद में तो घूम के भी नहीं देखेगा कि भाई क्या किताब को क्या होता है। Notice is hereby given that the 47th annual general meeting post IPO of the members of Reliance Industries Limited will be held on Thursday, August 29, 2024 at 2 p.m. IST on Indian Standard Time, and also other audiovisual means, जैसे आजकल हमारा भी ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, इन लोगों का भी बहुत पहले से चलता है, ठीक है। OVAM माने ऑडियो विजुअल मीन्स टू ट्रांजैक्ट दी फॉलोइंग बिजनेस। मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है, मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है, बिजनेस का डिस्कशन होता है। बेसिकली कितना तरह का बिजनेस होता है, लास्ट क्लास में भी इस बात को मैं समझाया था। ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। और मैंने जब ऑर्डिनरी, हाँ बोलो सर। बड़ कुमड़ा लेखा कौन छिड़ेबू छिड़ेगी रविवार दिन संजीत जी म्यूट करो, घर पे बात कर रहे हो। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या बोला था, एक किसी को याद है? हेलो, याद है आप लोग ऑर्डिनरी बिजनेस? ऐसा यस बोल। सर, अड्डा। अड्डा, सर अड्डा। चल अड्डा एक्सप्लेन कर। স্যার আড্ডা মানে এক হচ্ছে ফার্স্টে ওখানে যেটা ডিসকাশন অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস হয়, এ হলো, তারপর ডি ডিক্লারেশন অফ ডিভিডেন্ড, তারপর আরো রিটায়ারিং অডিটার্সদের জায়গায় নতুন অডিটার্সদের আনা, সরি রিটায়ারিং ডিরেক্টরসদের জায়গায় নতুন ডিরেক্টরসদের অ্যাপয়েন্ট করা হয়, আর আরেকটা হচ্ছে অডিটরকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় আর তার রেমুনারেশন ফিক্স করা হয়। वेरी गुड,
ऐशा ने बहुत अच्छा बोला। अड्डा का मतलब है फर्स्ट ए फॉर एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज कर। हर साल कंपनी जो अकाउंट्स रेडी करता है उसको अपने शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोज करता। डिस्क्लोज माने दिखाएगा, ठीक है, एंड डिस्कस भी करेगा उसके बाद, जिसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स। यहाँ ए का मतलब अकाउंट से ए लिया, ठीक है। सेकंड में क्या है, डी, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो प्रॉफिट के पार्ट को डिविडेंड कहते हैं, तो उसे डी कहते हैं। फिर थर्ड में आता है फिर से डी। ये डी का मतलब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, ठीक है, लिख सकते हो, लिखा हुआ है, पिछले दिन लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग। एंड लास्ट में क्या आता है, ए। इस ए का मतलब क्या है, ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ, मैंने इसको बोलते हैं आउटगोइंग ऑडिटर। मैंने अगर पुराना ऑडिटर जा रहा है, यू कैन से रिटायरिंग ऑडिटर, और एक ऑडिटर जाएगा तो नया ऑडिटर आएगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। मैंने ऑडिटर को कितना सैलरी नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑडिटर किसी का नौकर नहीं है, तो ऑडिटर को सैलरी नहीं दिया जाता, ऑडिटर को क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है। टीचर को क्या मिलता है, जैसे हम लोग जैसे जो नॉर्मल प्राइवेट ट्यूटर है, हाँ सर, नहीं, आप लोग जो फीस मुझे देते हो ये भी रेम्यूनरेशन है, ये सैलरी नहीं है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब करता है उनको तो सरकार, वो सरकार का नौकर है ना, हाँ, मतलब तो वही है, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। देखो नौकर बोलते ही खराब लग गया सर, नौकर बोलते ही खराब लग गया, अरे सच बात है, नौकर ही तो है। तो जो नौकरी करेगा वो नौकर है, तो उनको सैलरी मिलता है, इसमें खराब मानने का क्या है, जो काम है वही है, काम करना खराब बात होता है फिर। लेकिन नौकर बोला खराब लग गया, एम्प्लॉय बोला अच्छा। मैंने इंग्लिश क्या वॉशिंग मशीन है, हाँ, इंग्लिश में बोलो तो शुद्ध हो जाए और हिंदी बंगाली में बोलो तो गाली लगे। देखा कितना गंदा परसेप्शन पाल के रखे हम लोग दिमाग में। जब तक इंडिया ये सब चीजों से बाहर नहीं निकलेगा हमारे देश का कुछ नहीं होता। हाँ, भाषा के साथ एक देश का डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। भाषा एक ऐसा चीज है, जैसे चाइना अपना भाषा को सर आंखों पे रखता है, और हमारा देश इतना गंदा कल्चर बना के रखा है, अपने भाषा बोलने में शर्माते हैं। अगर तुम हिंदी में बात करते हो तो हिंदी बोलने में शर्माएगा, बंगाली में बात, बंगाली तो बांग्ला बोलने में इतना शर्माते हैं कि 4 बांग्ला बोलेगा, 4 में से 3 इंग्लिश बोलेगा, एक बंगाली अगर किसी तरह से जैसे कहीं से उधार लेके बोल रहे हैं, और फिर अगर उसका माँ बाप उसके सामने रहेगा, मानो जिससे बात करें उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आता, तो फिर बंगाली माँ बाप का प्राउड देखो इस तरह से होता है, বাচ্চাটা না আমার বাংলাটা একদম শিখতে পারে, यानी ये बोलने में प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा बंगाली नहीं सीख पाया, ये बोलने में बंगाली पेरेंट्स को बड़ा प्राउड फील। कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लार्क बनेगा, ऐसा मेंटेलिटी से सिर्फ क्लार्क पैदा होता है और कुछ नहीं। ये देश कभी लीडर नहीं बन पाएगा, कभी नहीं, कुछ नहीं बना पाओगे, जिंदगी भर चाइना का फोन यूज करके मर जाएंगे। ओप्पो से ही सेल्फी लोगे, वीवो से ही सेल्फी लोगे, सारा पैसा चाइना लेके जाएगा, चाइना के दुकान में काम करेगा, चाइना का प्रोडक्ट बेच के जिंदगी चलाएगा, यही है हमारा किस्सा। हाँ, और क्या, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट में मैं नहीं, हर लैंग्वेज को मुझे रेस्पेक्ट है और रेस्पेक्ट देना भी चाहिए, लेकिन अपने भाषा पे डिसरेस्पेक्ट क्यों। आज चाइना इतना रिच हुआ है ना, $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हमारे जैसे 10 इंडियंस को खरीदेगा और बेचेगा।
हमारा पर कैपिटा इनकम है एनुअली 2.5 लाख रुपया एवरेज में। चाइना का पर कैपिटा इनकम है एवरेज में 30 लाख रुपये। वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, सिर्फ only when there is a requirement of international relationship, otherwise they don't use English। भैया जिंदगी में पैसा ही तो कमाना है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट ही तो करना है, तो फिर कुछ चीजें सीखना है, कुछ चीजें बनाना है, बेचना है, और क्या। इंग्लिश इंग्लिश लेके इतना क्यों? आता है तो सीखो, लेकिन चीज सीखो, सब्जेक्ट जानो। साइंस पढ़ रहे हो तो फिजिक्स समझो, केमिस्ट्री समझो, बायोलॉजी समझो, मैथ समझो, है ना। कॉमर्स पढ़ रहे हो तो अकाउंटेंसी समझो, स्टॉक मार्केट समझो, इकोनॉमिक्स समझो, फाइनेंस समझो, कॉस्टिंग समझो। इंग्लिश बस ओनली फॉर योर नीड। जहां जरूरत है यूज करो, जहां जरूरत है फालतू इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ो। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, जैसे भाषा एक लैंग्वेज है, हाँ या ना। लेकिन हमारी सोसाइटी इंग्लिश को बहुत ज्यादा एकदम, इसलिए क्या है, कॉल सेंटर में ही काम करेंगे ना, बच्चा क्या करेगा, कॉल सेंटर में काम। आधे से ज्यादा कोलकाता, बैंगलोर कॉल सेंटर के अंदर ही है। अगर कुछ बना सकते थे तो फिर कॉल सेंटर में काम करने का जरूरत नहीं होता। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते, सारा लोग कॉल सेंटर में क्या करते, समझा करो। हाँ सही बोला कि गलत बोला? अगेन डेटा है ना मेरे पास। अमेरिका का भाषा इंग्लिश है, वो बोले, उसका भाषा है, वो क्यों नहीं बोले? हमारा माँ हमारे जन्म के बाद हमसे इंग्लिश में बात कर रहा था, बोलो नेचुरली आता है क्या? चाहे तुम कितना भी कॉन्वेंट माँ से पैदा हो, फिर भी नहीं आएगा। अरे माँ भी अगर कॉन्वेंट पढ़ी होगी तो वो भी अपने बच्चे को जन्म के बाद हाँ मेरा बेटा बोल के ही प्यार करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा ओ माय डॉटर। नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। सो व्हाट एवर कम्स नेचुरली हमें उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। छोड़ो, देसी भाषा में मेरा लल्ला, हाँ बेटा को क्या बोलता है बांग्ला में, अमन लाल है। नोटिस तो अड्डा में क्या हो गया, एनुअल अकाउंट डिस्क्लोज करेगा, फिर ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स करेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, एंड डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एंड रिटायर की जगह दूसरे को बिठाएगा। जनरली ये ऑर्डिनरी बिजनेस में एक कंपनी डिस्क्लोज करता है। ये देखो, अब मैं फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा भी है, लॉ लॉ की किताब में लिखा भी है। लॉ का किताब कौन बनाता है? कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाया। आइदर यू रीड स्टडीड सीए और सीएमए और सीएस, डजंट मैटर, इंस्टीट्यूट का चीज नहीं, ये लॉ मेकर्स का चीज है, जो सरकार का चीज है। इंस्टीट्यूट जस्ट एक जरिया है, आपको पढ़ाते हैं, है ना, समझा? अगर देखो जो मैं अभी आपको बोला उसी को देखो एक्सप्लेन किया है। To consider and adopt the audited financial statement of the company for the financial year ended this date and the reports of the board of directors and auditors thereon, and the audited consolidated financial statement of the company for the financial year ended March 31st, 2024, and the report of auditors thereon, and in this regard to consider and if thought fit to pass the following ordinary resolutions। मैंने कुछ मैटर्स है डिस्कस करेगा तो रेजोल्यूशंस लेगा, तो मेंबर से पूछेगा रेजोल्यूशंस कब लेना पड़ता है। इसी मैटर्स में रेजोल्यूशंस कब लेते हैं? जब कोई डिसीजंस लेने का बात है ना। रेजोल्यूशंस माने डिसीजंस लेने का एक सिस्टम। रेजोल्यूशंस होता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस माने आज से हम निर्णय करते हैं कि हम फालतू में मोबाइल नहीं चलाएं, हाँ फालतू यारी दोस्ती नहीं करेंगे, पढ़ाई फोकस करके करेंगे। हर साल 1 जनवरी को रेजोल्यूशंस लेते हैं और 2 जनवरी को भूल जाते हैं। जब माँ पूछते हैं कि बेटा रेजोल्यूशन लिया था, सर वो तो माँ वो तो 1 जन को लिया था, आज तो 2 जन है, खत्म।
सर वैसा ही रेजोल्यूशन इधर भी होता है, बट यहाँ पर ये कोई किसी इंसान का मैंने व्यक्तिगत लाइफ नहीं है, मैंने पर्सनल मैटर्स नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल मैटर्स। इसका इम्पैक्ट पूरा बिजनेस क्लास को आता है, शेयर होल्डर्स को आता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। क्या रेजोल्यूशन लेगा, किताब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिलायंस की मीटिंग से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल फील मिले। ये सब कौन ड्राफ्ट करते हैं जानते हो, कंपनी सेक्रेटरी, उसी का काम है ये सब चीजें लिखना, फिर शेयर होल्डर को भेजना, सबके घर घर तक पहुंच जाना चाहिए, या फिर ईमेल होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि ईमेल किया कि मैंने नहीं किया गया, शेयर होल्डर को पता ही नहीं चला मीटिंग हुआ है, या फिर ये नहीं पता चला मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, तो शेयर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट में केस करेगा, और उस केस में कंपनी सबसे पहले जाके सीएस का कॉलर पकड़ेगा। क्यों भाई, इनको क्यों नहीं गया? बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, सबका पैसा है, किसी का 5 लाख है तो किसी का 5 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है तो किसी का 50 करोड़, किसी का 5,000 भी हो सकता है। रिलायंस का एक शेयर 1400 1450 रुपये में मिलता है करेंटली, तो 4 शेयर तो आ ही जाएगा। तुम 4 शेयर वाले हो, या 4,000 या 4 लाख या 4 करोड़, इंपॉर्टेंस सबको मिलना चाहिए। कंपनी में क्या चल रहा है सबको जानने का अधिकार है, चाहे 4 शेयर ही होल्ड करो, समझे। हाँ, अगर किसी ने ईमेल अपडेट नहीं किया कंपनी के वेबसाइट में, या शेयर होल्डर बनने के टाइम पे डिटेल्स डीमैट अकाउंट में अपडेट नहीं किया, तो फिर वो दिक्कत है, तो फिर वो कंपनी का फॉल्ट है। बट अगर कंपनी जानबूझ के ये पता लग जाए, जनरली को 4-5 शेयर होल्डर वाले इतना सोचता नहीं लेकिन जिनके पास करोड़ों का शेयर है उनको चिंता है, क्योंकि हो सकता है कि मीटिंग में डिस्कशंस के टाइम पे उनका कुछ अपना राय हो, या फिर हो सकता है कि उसके बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर बनना नहीं चाह रहा है, कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं, हो सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं बताओगे उनको, तो काफी इंपॉर्टेंट मैटर है, मन मर्जी नहीं चलेगा। क्या लिखा, रिजॉल्व दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिजॉल्व दैट ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट माने रिलायंस एंड उसके सब्सिडरी का मिला, मैंने रिलायंस के साथ साथ उसका जो भी छोटा छोटा कंपनी को वो होल्ड करके रखा है। मैंने बेसिकली क्या होता है कि जिस कंपनी में, मैंने सपोज कोई बड़ा कंपनी जब छोटा कंपनी को एटलीस्ट उसका 50% से ज्यादा शेयर अगर किसी के पास है, तो हम बोलेंगे कि जो बड़ा कंपनी के पास होता है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। माने ऐसा बोलते हैं कि अगर ए कंपनी बी कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्ड करे, तो हम बोलेंगे कि ए कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी कंपनी एंड बी कंपनी इज द सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी। तो जब एक होल्डिंग कंपनी, और या फिर ये भी हो सकता है कि 100% भी कोई ओन कर रहा हो, जैसे आज ही एक ऐसा डिसीजन हुआ रिलायंस में। सर आपके पास सब खबर रखना पड़ता है मेरे को। आज मैं इस कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करवाया, मैंने 3% 3.5% गेन किया सर, दिखा देता हूँ। जियो फाइनेंस, इसका खबर तो 2 दिन पहले ही था, हम लोग क्लास में डिस्कस भी किए थे, और इसका इम्पैक्ट आपको मैं दिखा दूं। जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑन वेडनेसडे एक्वायर्ड 7.90 करोड़ इक्विटी शेयर, टोटल कितना शेयर, मैंने ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयर्स, ये अमाउंट नहीं, शेयर, जिसका वैल्यूएशन है 105 करोड़। 8 करोड़ शेयर का वैल्यूएशन कितना है, 105 करोड़। अब जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड from State Bank of India following a Reserve Bank of India note on June 4, 2025। इसका मतलब है कि जियो रिलायंस का ही एक बिजनेस है जियो फाइनेंशियल, लेकिन ये अलग से ट्रेड होता है। पहले ये रिलायंस के मेन बिजनेस के अंदर था, पहले ये रिलायंस के मेन बिजनेस के अंदर ही था, माने अलग से जियो फाइनेंस का कोई शेयर नहीं होता। पिछला 2 साल हुआ है
जियो फाइनेंस रिलायंस से अलग हुआ है 1-1.5 साल प्रोबेबली। हाँ मैंने ऑलमोस्ट 23 होगा मुझे जितना लग रहा है, 23 के बीच में, 23 के बीच में 1.5 साल, हार्डली 1.5 या 2 साल। तो जियो फाइनेंशियल रिलायंस से अलग हो गया, मैंने रिलायंस क्या किया, फाइनेंशियल बिजनेस को टोटली अलग कर, तो उसका अलग से शेयर ट्रेड। अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसी का एक बिजनेस है जियो पेमेंट बैंक, जैसे कि पेटीएम है वैसे पेमेंट बैंक, माने जिसके थ्रू से पेमेंट होता है, जैसे पेटीएम के थ्रू से पेमेंट वगैरह होता है। अब ये पेमेंट बैंक एसबीआई के साथ मिलके इसका चल रहा है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जियो पेमेंट बैंक में इन्वेस्ट किया था, या वी कैन से दे हैव ए जॉइंट वेंचर। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जियो पेमेंट बैंक के साथ एक जॉइंट वेंचर था, जिसका ऑलमोस्ट कितना शेयर था, 7.90 करोड़ शेयर स्टेट बैंक के पास था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो जियो पेमेंट बैंक को कंट्रोल कर रहा। लेकिन अभी जितना भी थोड़ा बहुत, माने कुछ जियो फाइनेंस के पास भी कुछ था और कुछ एसबीआई के पास था, किसका शेयर, जियो पेमेंट बैंक का शेयर। लेकिन वो जियो पेमेंट बैंक अभी टोटल में कंप्लीटली किसका हो गया, जियो फाइनेंशियल सर्विस का। समझ में आया, बात समझ में आया। इसको बोलते हैं 100% ओन्ड। क्या बोलते हैं इसको, 100% ओन्ड। देन वी कैन से कि जियो पेमेंट बैंक is the 100% subsidiary of किसका, जियो फाइनेंशियल सर्विस। And also you can say Jio Financial Service is the holding company of Jio Payment। समझ में आ गया, एकदम वास्तव से दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया। और ये खबर हम लोगों को 3-4 दिन से पता था, तो मैं क्लास में बोल के रखा था कि फाइनेंशियल सर्विस को जरूर देखें। ऐसे रिसेंटली जियो फाइनेंस में एक बार नहीं 3-4 बार हम लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बोला, क्योंकि अलग अलग टाइम पे, जैसे ब्लैक रॉक बोल के एक बड़ा फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी अमेरिका का, उसके साथ भी इसका एक डील हुआ। तो रिसेंटली बहुत, और आज भी गजब का रिटर्न दिया। देखो आज कितना रिटर्न दिया, 4% अप्रोक्स, देख रहे हो एक दिन। आपको बोलता हूँ ना, ये मार्केट बहुत भयंकर एक कॉन्सेप्ट, इसको संभाला जाए पैसा ही पैसा, लेकिन संभाला ना जाए तो फिर खत्म हो। इस क्लास में ही बोला कि मार्केट एक घोड़ा है, कंट्रोल में ना आए तो आप गधा बन जाओ। और फिर इसको बोलने के बाद मैं बोला क्लास में कि मेरा ये सब वर्ड्स को लिख के रख लो, जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगा यही सब वर्ड वायरल होगा। छोड़ो सर, किस्मत में फेमस है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट इतना पता है काम करना लिखा है। क्या लिखा है, काम कर, काम करेगा। फेमस हो पाओगे नहीं पाओगे ये तो आपके कर्म है ना, कर्म पे ही डिपेंड है, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर वाले का कृपा। सर आप चाहते हो फेमस होने, सर कौन नहीं चाहता, है ना, कि मेरे नाम पे दुनिया कांपे। थर थर आसा, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर रिलायंस ने नोटिस में क्या बोला, कहाँ गया रे, ओहो अभी दिखा रहा था यहाँ, तो समझे, कॉन्सोलिडेटेड मैंने समझ गए। कॉन्सोलिडेटेड मैंने कंपनी अपना भी दिखाएगा और उसके साथ साथ सब्सिडियरी का भी दिखाएगा, तो दोनों चीजें डिक्लेयर करेगा। फिर देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, डिविडेंड डिक्लेयर करने का बात लिखा है ना। तो कितना डिविडेंड देगा, जैसे रिजॉल्व दैट रेजोल्यूशन हुआ है at the rate of 10 rupees per equity share of rupees 10 each fully paid up of the company as recommended by the board of directors be and is hereby declared for the financial year 31 March 2024। ये डिसाइड हुआ था कि 10% करके हर शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए, ठीक है। यानी ये मार्केट से एक और रोजगार है, अगर आप रिलायंस जियो का, माने ये रिलायंस का शेयर होल्डर हो
2024 के 31 मार्च तक, या जब ये बात कर रहा है, आपके पास रिलायंस का जितना शेयर होगा पर शेयर में 10% करके डिविडेंड आपको मिले। तो 1000 शेयर रहने से 10,000 रुपया, 1 लाख शेयर रहने से 10 लाख रुपया। ये भी मार्केट से रोजगार करने का एक अनदर, मार्केट से अलग अलग तरीके से इनकम होता है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, और बिजनेस आपको डिफरेंट तरीके से कमा के देता है, अलग बात है। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, हर बात कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक हो ही जा रहा है ना। फिर थर्ड पॉइंट, मैं आपको 4 बताया था अड्डा का, 2 पॉइंट प्रूव हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, तो आप पॉइंट 3, हिताल आर मेशवानी, उसका डायरेक्टर नंबर दिया मैंने, डीन नंबर। अगर आप डायरेक्टर बनोगे तो आपका डीन नंबर अपॉइंटमेंट ये किया जाएगा एमसीए की तरफ से, हु रिटायर्स बाय रोटेशन as a director, and in this regard to consider and if thought fit to pass the following resolution as an ordinary resolution। अगर जरूरत पड़े एक बेसिक रेजोल्यूशन पास करा दे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराने के लिए वोट होता है। क्या होता है? वोट। रेजोल्यूशंस का एक टॉपिक आएगा आगे, मैं चर्चा कराऊंगा उसमें। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, जैसे ये हो रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी हुआ है। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ये नहीं है, ऐसा एक चीज दिमाग में मत लेना, जैसे अभी आपको मैं एक चीज बोला कि ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, तो प्लीज इस तरह का दिमाग में मत भरना कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन लेना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए होता है, और स्पेशल बिजनेस के लिए डिसीजंस लेना हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस एंड स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशंस, ऐसा एकदम नहीं। स्पेशल बिजनेस के लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर स्पेशल बिजनेस का हेडिंग है ना। स्पेशल बिजनेस का पॉइंट में क्या दिया, टू रेटिफाई, रेटिफाई माने अप्रूव, ठीक है, द रेम्यूनरेशंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, सीएमए वाले होता है सर कॉस्ट ऑडिटर, टू रेटिफाई द रेम्यूनरेशंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स and in this regard to consider and if thought fit to pass the following resolution as an auditor। मैंने कॉस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाएगा, तो उसके लिए शेयर होल्डर से परमिशन चाहिए, बट ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ये अड्डा से नहीं, अड्डा के अंदर नहीं आता। स्पेशल बिजनेस क्या होता है सर? अड्डा के बाहर जो भी है सब स्पेशल। ये भी लास्ट दिन बोला था ना कि अगर आपको पूछते कि व्हाट इज स्पेशल बिजनेस, देन आपका आंसर ही होगा विच इज नॉट ए ऑर्डिनरी बिजनेस, इज ए स्पेशल बिजनेस। और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? अड्डा। अड्डा माने चाय का दुकान का अड्डा नहीं, हाँ, जो हमारे बंगाल के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। क्या? चाय दुकान में सुबह सुबह जाके न्यूज़पेपर के साथ, हाथ में अगर सिगरेट या बीड़ी हो सकता है है ना, बेस्ट है। बंगाल में सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं, काम धाम कुछ है नहीं, चाय दुकान में अड्डा। ऐसा माने बोलचाल होगा ना चाय दुकान में, तुमको लगेगा कि यहीं पर यहीं से देश चल रहा है। तो तुमने देखा, आपने देखा कि स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस नहीं चाहिए होता है। ये होता है वास्तव में चीजों को देख लेने का सुविधा। अगर आपको मैं बस ऐसे ही बोल देता भाई देयर इज अ स्पेशल बिजनेस, देयर इज ऑर्डिनरी बिजनेस, देयर इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, देयर इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अब जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ऑटोमेटिक स्पेशल, तो अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो वही अच्छा स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल बिजनेस, यही बस ऐसे मिसकॉन्सेप्शन के साथ। अगर उसको बोल भी दिया जाए फिर भी वो भूल सकता है, बट ये देखने के बाद भी अगर आप भूल रहे हो, आपको भगवान ही बचा सकता है ना, क्योंकि आपको हैंड टू हैंड दिखा है। इसके बाद आप कैसे भूलोगे? तभी भूल रहे होंगे जब आप क्लास में हो, पर क्लास में आप क्लास में हो पर क्लास में तब हो सकता।
एक बच्चा और उसका पापा के बीच में एक बातचीत चल रहा है। उसके पापा को कोई घर पे ढूंढने आया, ऐसा होता है ना, बंगाली में ऐसा होता है, दादा आছেন नाকি, ठीक है। तो ऐसे उसके पापा को ढूंढना है, तो उसका पापा बच्चे को बोल रहे कि जाओ जाके बोल दो कि बाबा नहीं है घर पे, ठीक है, पापा घर पे नहीं। तो बच्चा जाके उसको बोलता है पापा ने बोला पापा घर पे नहीं। बाबा बोल लो बाबा बड़ी नहीं है। वैसा हालत है, क्लास में हो पर क्लास में सर ये सब कहाँ से लेके आते हैं? हाँ वही। सो देख लिया आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, हाँ सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस, ये देखो। तो वहां पर डायरेक्टर का देख लिया, यहाँ पर कौन है भाई, 4 नंबर पे, to appoint श्री PMS प्रसाद to retire by rotation as a director। अच्छा डायरेक्टर तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, सब डायरेक्टर लोगों को हटा रहा है, जाओ जाओ जाओ, नया नया लोग आएगा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये अड्डा का विषय था। फिर स्पेशल बिजनेस पे जैसे कॉस्ट ऑडिटर का पॉइंट था, फिर यहाँ पर एक पॉइंट था अप्रूव मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस द कंपनी एंड दिस रिगार्ड टू कंसीडर इफ थॉट फिट टू पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सर किस विषय पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है और किस विषय पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। जनरली जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जो बिजनेस का मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को चेंज करके रख देता है, तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है। जो मैंने बेसिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बदल रहा है, आप पहले कुछ बिजनेस का काम करते थे, अभी आप न्यू वेंचर में जाओगे, तो जनरल जो उतना नॉर्मल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ऑपोजिट टाइप का काम है या फिर बहुत बड़ा एक डिसीजन है, तो उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में काम नहीं। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा बात है, ऑर्डिनरी में 50-50 वोट होने से हो जाएगा। माने मानो वोटर्स है, माने शेयर होल्डर्स है, मानो कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स है, एग्जाम्पल करो, इससे बहुत होता है। अब 50% वोट दिया कि हाँ ये डिविडेंड दिया जाएगा 10% का, ठीक है, 50% बोल रहे हैं ना नहीं दिया जाएगा, तो सर टाई हो गया ना। अब ये टाई ब्रेक करने का जगह चेयरमैन जो मीटिंग को चलाते उसको चेयरमैन बोलते हैं। तो चेयरमैन ऑफ मीटिंग के पास टाई ब्रेकर वोट होता है, वो अपना वोट किसी एक तरफ देके, क्योंकि चेयरमैन भी तो कंपनी का शेयर होल्डर होता है जनरली, तो वो कर सकता है। तो जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के केस में 50-50 वोट होने से हो जाएगा। माने एक पार्टी अगर 50% एक्स्ट्रा वोट दे दिया, माने 51%, तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना आसान होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना आसान होता है। मेरी क्लास तो শেষের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? বাহ, উদ্ধার করে দিয়েছিস আমাকে। তাই সামনে এসে বস, আবার ক্যাচ ক্যাচ করবি, এখানে চলে ওইখানে চলে, ওইদিকে সরে যা, মেয়েগুলো বেটে देख। ए तुम सबको समझ में आया? हेलो, आ रहा है ना बात समझ में? ए शुभम, Yes, प्रोजेक्ट sir. से सनोन, हाँ सर। संजीत जी, नीलांजना, हर्ष, हाँ सर। ऐशा, आयुष, अभिजीत। हाँ सर। हाँ बोले, Yes, sir. 10 मिनट छेड़ दो, असुविधा नहीं था, भेजा भी था, परीक्षा दिखता। अच्छा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। मैंने बेसिकली ये जो भी बातें मैं आपको किताब से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैटर्स है कि सर आप अगर कोई भी ओरिजिनल कंपनी का डिटेल्स एक बार देखना चालू कर देते हो ना, किताब का बात आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, ऐसा। अब किताबी बात करें थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर मुझे किताब से पढ़ाने का इच्छा ही नहीं होता है, कितना सारा चीज रियल लाइफ में हो रहा है, देखिए ना। देखो, रिजॉल्व दैट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 148(8) and the other applicable provisions
ऑफ दी क्या हुआ, किसे, एसी थे, तेरे को मावा चलो इसी लिए तो थे क्या? हाँ আচ্ছা আরেকবার হোক, আমার একটা কান বন্ধ তো বুঝতে পারি। ये देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला है, देखो कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ठीक है। द मेंबर्स टू बी हियर बाय, जो भी रिजोल्यूशंस लिया जा रहा है कॉस्ट ऑडिटर को कितना सैलरी दिया जाएगा, ये इसका रिजोल्यूशंस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा, तो कॉन्टेक्ट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस। बहुत बड़ा काम होता है सर कॉस्ट ऑडिटर, मैंने इतना भयंकर काम है कि इसके ऊपर पूरा बिजनेस का मैंने प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेट्रा सब कुछ डिपेंड करता है। স্যার हाँ सर बोलो। এরা ইন্টারনাল অডিটর হয়তো, सारा কস্ট हाँ অডিটর। কস্ট অডিটর ইন্টারনাল অডিটর নয়, ইন্টারনাল অডিটর যে কেউ হতে পারে, কস্ট অডিটর হয় যেরকম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল অডিটর হয়, कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिटर है, सेम टू सेम तरीके से कॉस्ट ऑडिटर इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवाना ही पड़ता है और वो सिर्फ और सिर्फ सीएमए ही कर सकता है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा और कोई नहीं कर सकता, जो जनरल ऑडिट होता है। सिमिलरली कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट ऑडिटर कर सकता है, ये कोई इंटरनल ऑडिट नहीं। इंटरनल ऑडिट कोई मैंडेटरी ऑडिट नहीं है, वो कंपनी अपने खुशी से करता है और वो कोई भी कर सकता है। ये अलग बात है जो तुमने बोला कि जनरली देखा जाता है कि क्योंकि हमारे देश में अभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बहुत ज्यादा है नहीं, मैंने कंपेयर टू मैंने जितना मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए उतना अभी तक नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑडिटर का काम थोड़ा कम है। मैंने थोड़ा कम मैंने कहने का मतलब है बहुत है, बट फिर भी कंपेयर जब करेगी एक सीए जैसे हर तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट कर पाते हैं, बट हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। कुछ स्टेट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, बट वेस्ट बंगाल में एज सच बड़ा इंडस्ट्री नहीं है ना, फिर भी ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा है, एज सच बड़ा नहीं है पर ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा जो भी है इधर ही है, ठीक है। झारखंड में कुछ एरियाज में है, उड़ीसा में इन सम सिटीज जैसे कि रूरकेला, है ना, समझ रहे हो, उड़ीसा का बस रूरकेला में ही तुमको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल बड़ा इंडस्ट्री मिल जाएगा। बंगाल में है दो चार जगह, आसनसोल है, दुर्गापुर है, अभी खड़गपुर बिल्ड भी आया है, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स आपको एग्रीकल्चर लेवल में सिलीगुड़ी साइड में थोड़ा मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारा स्टेट में तो कुछ प्रॉपरली है ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा बन रहा है। तो देश में जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग लेवल डेवलप करेगा कॉस्ट ऑडिटर का काम बहुत ज्यादा और होगा, ये होके ही रहेगा। अगला 25 साल, 25 छोड़ो 10 साल सिनेरियो बदल जाएगा बहुत, उपाय नहीं है। दिस इज कॉल्ड डू और डाई, कोनो उपाय नहीं। हाँ अभी भारत को मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगा। बस दिक्कत यही है। तो इंटरनल ऑडिटर एनीवन क्या है, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, एक चार्टर्ड भी हो सकता है, एक सीएस भी हो सकता है, एक सीएमए भी हो सकता है, इवन इवन इफ आई से क्या चाय वाला बन सकता है, यस बट चाय वालों के अकाउंट्स आना चाहिए, ऑडिट आना चाहिए, सो ऑब्वियस बात है कि वो नहीं कर सकता। एक्चुअली लॉ में कहीं पर भी इंटरनल ऑडिटर के बारे में कोई क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर नहीं की। रियल लाइफ में एक कंपनी अपने मैनेजमेंट से जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल पार्टी को बोलते हैं कि आओ ऑडिट करो। तो जब एक्सटर्नल कोई आके करता है तो वो एक्सटर्नल ऑडिट नहीं है, वो इंटरनल ऑडिट है। माने इट्स काइंड ऑफ की मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के बिहाफ में ही एक बार चेक करो, उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी वो चार्ज करता है कंपनी से। और ऐसा कंपनी इसलिए करते हैं इंटरनल ऑडिट के लिए ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आए अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस टाइम पर चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर एक्सटर्नल ऑडिट टीम थोड़ा मैंने टफ हो तो शायद उस कंपनी को कोई जगह ही ना दे, सीधा रिपोर्ट को खराब मैंने रिपोर्ट दिखा दे और कंपनी को चेंज करने का जगह ना मिले। समझ में आ रहा है सर? ए सुबह बुझते पे
हाँ सर। মানে এটা একদম ভাবিস না কি কস্ট অডিট মানে ইন্টারনাল অডিট, না 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 না। কস্ট অডিট মানে স্ট্যাটুটরি কস্ট অডিট। কোম্পানিতে যখন একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, সাপোज এই फोनটা, ठीक है, ये फोन मानो कंपनी में बन रहा है, इसका स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट है। ये जो इसका स्क्रीन का कॉस्ट, इसके अंदर जो चिप लगा है, इसका जो मदरबोर्ड है ना, ईच एंड एवरीथिंग, इसका ग्लास, हर चीज का पार्ट पार्ट का कॉस्ट है। कहाँ से लाया है, इंडिया से लाया कि बाहर से लाया, हर चीज का कॉस्ट मेंटेन करना। फिर तुमने इसको कितने दाम पे बनाया, कितना प्रॉफिट लगाया, फिर सेल प्राइस क्या बना, हर चीज का रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। सीए वाला करता है कि सर सीएमए वाला? नहीं सर, ये कॉस्ट का काम सिर्फ सीएमए वाला करता है। बार बार वही बोल रहे हैं। सीए वाला रिलायंस का में नहीं ना? नहीं सर, इसमें सीए वाला का जगह ही नहीं है। देखो ना, आपको तो दिखा रहा हूं मैं, तभी तो दिखाया कि क्यों लिखा है, कॉस्ट ऑडिटेड लिखा है, इसके लिए सीएमए क्वालिफिकेशन चाहिए। और क्या बोले सर, स्टैट्यूटरी क्या बोले सर उसको, कुछ बोल रहे थे? स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैंडेटरी। स्टैट्यूटरी कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिट ये सिर्फ सीएमए वाला ही कर सकता है। दिखा है तो रिलायंस में ही तो दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा है? हर किसी का काम है। अच्छा, तो ये सब पूरा घटना घटाने के लिए ना, ये जो भी है शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हो। लेकिन ये सारा काम करने का प्रोसेस क्या है, चलो मैं मीटिंग में ही स्टार्ट करता हूँ। बाकी जो 88 से बाकी पॉइंट है उसको बाद में कराऊंगा। मीटिंग में बात किया, मीटिंग में ही बोलता हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन का एक एरिया है, एनुअल रिटर्न का भी एक एरिया है इसी चैप्टर के अंदर, वो बाद में देखो, सभी पढ़ा दूंगा, इसको मीटिंग को ही देखो। तो नोटिस 101 में क्या बोला, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद द नोटिस सेक्शन 102, माने नोटिस भेजो साथ में एनेक्सर भेज दो। जैसे इस नोटिस को देखोगे ना, यहाँ पर नीचे तुमको एनेक्सर मिलेगा। एनेक्सर माने क्या होता है, डिटेल्स में बताओ, डिटेल्स में बताओ क्या डिस्कस करोगे, डिटेल्स में बताओ क्या डिस्कस करोगे, इसको बोलते हैं एनेक्सर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि सिर्फ नोटिस देने से नहीं होगा, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दो कि क्या डिस्कस होगा। और उसके बारे में कौन सा सेक्शन में बोला, 100 नंबर 2 में। 100 नंबर 2 माने 102, 102। ठीक है सर, ड्यूरिंग मीटिंग 3-4 पॉइंट आता है, फोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, वोटिंग, रेजोल्यूशन। सर इसमें 2-4 बात तो अभी कुछ दिन ये पहले सब ही। एजीएम में होता है सर? हाँ सर ये सर, सब एजीएम में होता है क्या? एजीएम में भी होता है, ईजीएम में भी होता है, सभी जगह में। जनरली मैं एजीएम का ही बात कर रहा हूँ, जनरली कंपनी एजीएम ही करता है। ईजीएम तब बुलाते हैं जब मानो एजीएम साल में एक बार करना होता है, ठीक है, उसका भी रूल्स है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि एजीएम करने के बाद अचानक से कंपनी को कुछ जरूरत हो गया और उसको मीटिंग करना है, तो फिर क्या 1 साल वेट करेगा? तो अगर कोई जरूरी बात अभी डिस्कस करना है तो ईजीएम करना, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आगे डिस्कस करेंगे ईजीएम का फीचर्स, एजीएम का फीचर्स बताएंगे, डोंट वरी। मीटिंग करने के लिए कोरम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कोरम, कोरन नहीं, माने मुस्लिम लोगों का धर्म ग्रंथ कुरान नहीं, इट्स अ कोरम। ठीक है, नहीं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कोरम, कोरम माने कितना मेंबर्स मिनिमम आने से मीटिंग होगा। जैसे मेरे क्लास में अगर एक जन भी ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो तो क्लास होता है। ठीक है, हाँ, अगर कोई नहीं आया, ऑनलाइन में भी नहीं, ऑफलाइन में भी नहीं, तो जनरली मैं क्लास कैंसिल कर दूँ। समझे? वैसा ही कंपनी ने मीटिंग बुलाया, और अगर मीटिंग में, सर हाँ सर बोलो। सर बोल रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी और स्पेशल मीटिंग भी होता है ना? स्पेशल मीटिंग, हाँ, स्पेशल मैं बिजनेस गूगल होता पे है। एक बार चेक किया था तो कंपनी में दिखा रहा था कि एक ऑर्डिनरी मीटिंग भी होता है और एक स्पेशल मीटिंग भी होता है शायद। बेसिकली लॉ में स्पेशल मीटिंग ऑर्डिनरी मीटिंग बोल के कुछ नहीं है।
हो सकता है गूगल में तुमने देखा किसी और देश में इसको कुछ और नाम पे बोलता होगा, क्योंकि गूगल तो पूरा दुनिया भर का बात करता है। तो लॉ के हिसाब से हाँ, देने से गूगल बेसिकली, में दे रहा था कि ऑर्डिनरी मीटिंग का मतलब है कि वो मतलब हर दिन होता है जैसे, और हाँ स्पेशल मीटिंग का मतलब है लाइक, मतलब जैसे स्पेशल वो आप बोले एजीएम की तरह, जैसे लाइक एक बार साल में। हाँ, देखो तुम जो बोल रहे हो ना, ये जो तुम ऑर्डिनरी मीटिंग का बात करो जो डेली कंपनी कंडक्ट करता है अपने लोगों के डेली साथ, एम्प्लॉय के साथ। डेली मीटिंग सर, हाँ डेली हाँ मीटिंग ऑर्डिनरी मीटिंग सर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो वो डेली डेली मीटिंग मीटिंग, के सर बोल रहा है। डेली वो मीटिंग इज डेली नॉट मीटिंग से कोई वो लेना लॉ देना का नहीं। पार्ट नहीं, वो लॉ के साथ उसका कोई लेना नहीं। डेली मीटिंग जो होता है कंपनी का, उसके साथ लॉ का कोई लेना देना। मैंने कहीं पर भी कंपनीज एक्ट में ये नहीं बोला है कि तुम डेली मीटिंग करो, ये कहीं पर नहीं। लेकिन अपने शेयर होल्डर के साथ तुमको साल में एक बार एजीएम करना है, एजीएम करने से पहले नोटिस भेजना है, मीटिंग के दौरान कितना मेंबर आने से तुम मीटिंग को कांटेक्ट करोगे, है ना, वो बोला है। ये देख, जनरल मीटिंग कितना है, एजीएम एंड, बस यही लॉ में बोला है। हाँ हाँ। কোন চ্যাপ্টার? ওই তো, এটা তো এখনই তো বলছি, ওই চ্যাপ্টারেরই তো पार्ट है। एक जनरल मीटिंग होता है, एक बोर्ड मीटिंग होता है, और एक क्लास मीटिंग होता है। क्लास मीटिंग माने पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, और क्लास मीटिंग माने स्पेशल लोग, जैसे कंपनी का क्रेडिटर का मीटिंग है सर, कंपनी के साथ कंपनी का क्रेडिटर का मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग, डिवेंचर होल्डर का मीटिंग, स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ लोगों से मीटिंग, इसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लास मीटिंग। और जैसे भी मैं बोला कोरम, क्या बोला मैं, कोरम। कोरम कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि मिनिमम कितना कंपनी का मेंबर है उस पर डिपेंड करता है कोरम कितना। जैसे अगर कंपनी का मेंबर, इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, मेंबर माने कौन, शेयर होल्डर। अगर कंपनी का शेयर होल्डर 1000 से कम है, नॉट मोर देन 1000, मैक्सिमम 1000 है, तो अगर 5 मेंबर पर्सनली मीटिंग करने आए तो मीटिंग होगा। कौन से कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के। कौन सा कंपनी के लिए, पब्लिक। पब्लिक माने जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या फिर जिस कंपनी में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर पब्लिक का पैसा उसमें है, अनलिस्टेड हो सकता है बट पब्लिक है, उसके लिए भी सेम रूल लागू। अगर कंपनी का मेंबर 1000 से ज्यादा है, 5000 से कम है, तो कंपनी को एजीएम या ईजीएम जो भी करे वो, कम से कम 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है। सर क्या ऐसा भी है, पर्सनल बात लिख रहे हैं तो क्या आप खुद ना जाके किसी और को भेज सकते हो? यस यू कैन, उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अब खुद ना जाके, मानो आप मेंबर हो, नहीं जा पा रहे हो, तो प्रॉक्सी भेज सकते हो, उसका कुछ नियम है, आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। अगर कंपनी का मेंबर माने शेयर होल्डर 5000 से ज्यादा है, तो कम से कम 30 मेंबर्स अगर पर्सनली अटेंड करें मीटिंग को, तो मीटिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक मेंबर भी कम हो तो मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल माने पोस्टपोन होता है, कैंसिल नहीं होता, पोस्टपोन होता है। सेम डे बट एनी अदर वीक, या सेम टाइम सेम डे इन एनी अदर वीक और एनी अदर मंथ हो सकता है, अगर कुछ ना बोले तो। अदरवाइज स्पेशल डे करके बोल दिया जाएगा कि इस दिन मीटिंग होगा, बट मीटिंग तो होगा, पोस्टपोन होगा, कैंसिल नहीं हो सकता। और अगर प्राइवेट कंपनी चला रहे हो तो कम से कम 2 मेंबर पर्सनली मीटिंग में आ जाए तो मीटिंग करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितना मेंबर होने से, ये सब हम लोग बेसिक सब कंपनी लॉ में पढ़े हैं सर, मिनिमम 7 मेंबर होने से तुम एक कंपनी, पब्लिक कंपनी बना सकते हो। और एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर बनता है, और मैक्सिमम 200 मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में हो सकता है। इसीलिए मिनिमम 2 मेंबर आते ही प्राइवेट कंपनी को कोरम आ गया और मीटिंग होगा। समझे सर, अगर एक आए तो नहीं होगा, दुजन लगते। और पब्लिक के केस में रूल, 1000 के अंदर हो तो 5, 1000 से 5000 15, 5000 के ऊपर 30। याद रहेगा? हाँ, आगे और भी चर्चा कर लेंगे, बट ये एकदम
कॉमन बातें हैं, इतना तो जानना ही पड़ेगा, इतना तो जानना ही पड़ेगा। ये नोट में शेयर कर लूंगा, आप लोग घर पे आराम से अपनी कॉपी में पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। मैं जस्ट लास्ट 2 पॉइंट करके आज के क्लास को कंप्लीट करूंगा। तो कोरम हो गया, चेयरमैन, जैसे अभी बोल रहा था कि मीटिंग को एक दिन चेयर करता है, चेयर मैंने मीटिंग को चलाएगा। जैसे अभी मीटिंग को कौन चला रहा है? हु इज द चेयरमैन नाउ? सर आई इज द चेयरमैन, आई इज द चेयर। ठीक है, तो ऐसा ही मीटिंग को कोई चेयर करेगा, जो मीटिंग को चलाएगा। उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत होता है, जो शेयर होल्डर में से ही कोई ना कोई होता है। बोर्ड डिसाइड करेगा कौन चेयरमैन बने। प्रॉक्सी बोला ना अभी। अच्छा, चेयरमैन के बारे में कौन सा सेक्शन? 104। प्रॉक्सी के बारे में कौन सा सेक्शन? 105। याद रखना है सर, प्रॉक्सी कैसे काम करता है वो आगे बताना पड़ेगा। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे सर आगे। जैसे नोटिस एक्सप्लेन किया ना, नोटिस का बहुत सारा बात अभी भी बाकी है बोलना, आपको बस प्रैक्टिकल फील कराया कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग में क्या डिस्कस होता है। लास्ट दिन हम समझाया था, आज बताया। वोटिंग, वोट के बारे में बोल रहे थे, 50-50 स्पेशल होगा तो 75 फेवर में होना चाहिए, स्पेशल वोटिंग होगा तो मैंने स्पेशल बिजनेस में वोट कम से कम, स्पेशल रिजोल्यूशन के टाइम पे वोट होगा। तो रिजोल्यूशन जब होगा तो उसमें 75% लोग अगर फेवर में वोट देगा स्पेशल रिजोल्यूशन के टाइम पे, स्पेशल बिजनेस का बात नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन के टाइम पे, तो कम से कम 75% फेवर में वोट देने से वो मीटिंग होगा। नहीं करना, वोटिंग के टाइम पे डिस्कस कर देंगे। 106 से लेके 110 के बीच में वोटिंग के बारे में बोला है। वोट देने का भी अलग अलग तरीका है, शो ऑफ हैंड्स, पोस्टल बैलेट, फिर वो और क्या, फोन ऑफ फ्रेंड, नहीं फोन ऑफ फ्रेंड, बाई पोल, पता है ना, ऐसे अलग अलग तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑनलाइन में, फेसबुक में जैसे होता है ना, पोल होता है ना फेसबुक में, इलेक्ट्रॉनिक ऐसा भी हो सकता है। रिजोल्यूशंस, बेसिकली 2 तरह का रिजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। बट प्लीज दिमाग में मत भरना कि ऑर्डिनरी बिजनेस पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस पे स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसा नहीं होता है। 111, 114, 117 रेजोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। लास्ट में आता है मिनट्स। क्या आता है? मिनट्स। जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कस होगा ड्यूरिंग मीटिंग, इसको एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में शॉर्ट में कवर करना पड़ेगा। कभी कभी मिनट्स भी बहुत बड़ा होता है, मैंने कुछ पेजेस का हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी का बहुत सारा डिस्कशन, तो शॉर्ट में उसको लिखा जाएगा। तो जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, या जिस जो मैंने शॉर्ट में जो समरी लिखा जाता है मीटिंग डिस्कशंस को, उसे मिनट्स कहते हैं, जिसको 118 नंबर सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला है। और इस मिनट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर बाद में जो मीटिंग अटेंड नहीं करता, या फिर जिसको बाद में डिस्कशंस को एक बार रीड करना है कि भाई क्या डिस्कशंस हुआ, हमको देखना है। ठीक है, जैसे अभी जो क्लास हुआ, फिर आप लोग नोट मांगोगे, जिसके पास नोट नहीं है इस तरह एक बार नोट ग्रुप में शेयर कर देना, हमको देखो। वैसा ही मैं कभी कभी समरी नोट्स रेडी करता हूँ कि सर यहाँ पर शॉर्ट में दिया हो, एक बार इसको कवर कर लेना। तो यू कैन से दैट इट्स शॉर्ट में जो कवर किया जा रहा है वो वाला बात। ठीक है, सेक्शन 119। फिर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स बना है ना मीटिंग के दौरान, उसको इंस्पेक्ट करने का भी राइट होता है, कुछ फीस देना पड़ता है, उसके बारे में 120 में बोला है। ठीक है, ये हो गया पोस्ट मीटिंग, ये हो गया बिफोर मीटिंग, और ये हो गया ड्यूरिंग मीटिंग। अब ये सभी घटना में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कस करके, बहुत वाइटल रहने वाला है। आप लोग खुद भी घर पे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। गो थ्रू करके आओगे ना तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, मैं नोट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और ऐसे मोटा मोटी मैक्सिमम बात कर दिया मैंने, बट हाँ यहाँ पर कुछ नियम है, नोटिस भेजने का कुछ नियम है। ठीक है, ये सब एग्जाम में बड़ा पूछता है। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर नोटिस भेजना चाहिए, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में बात। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। फिर थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बस सर। यू, बाय सर, Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू।